प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। सुपर ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम लोग यूपी टीईटी से संबंधित पर्यावरण के प्रश्न कर रहे हैं। यह वीडियो आपके यूपी टीईटी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसे देखते हुए हम ये सीरीज लेकर के आए। 50 दिन की सीरीज है। आज ये तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। हमारे पर्यावरण के कोर्स में समान अध्ययन की कुछ टॉपिक, संविधान की कुछ टॉपिक, पर्वत, पठार, नदियाँ, झील, झरने, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी टॉपिक को डाल दिया गया है, जिससे हमें उन सब पे भी नज़र रखते हुए उनको भी पढ़ना है। ये जो पेपर आज हम सॉल्व करा रहे हैं, यह पूछा गया प्रश्न पत्र है, तो उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसमें डिस्क्रिप्शन भी दिया गया, तो डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ते चलेंगे तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट पर नियंत्रण के लिए लड़े, जो कि हर्ष के बाद शक्ति का प्रतीक था। अब देखिए यहाँ पे है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, बीच में आपको भरना है किस पर नियंत्रण के लिए लड़े, यानी कोई न कोई स्थान यहाँ पाएगा उस पर नियंत्रण के लिए लड़े, जो कि हर्ष के बाद शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक था। तो आप बताएंगे कन्नौज के लिए लड़े थे। किसके लिए लड़े थे? कन्नौज के लिए लड़े थे। मैं आपसे फिर से एक बार बता दूं, हमारे संविधान में पर्यावरण के साथ साथ हमारे पर्यावरण में संविधान के साथ साथ सामान्य ज्ञान के पर्वत, पठार, नदियाँ, झील, ठीक है, और उसके बाद मरुस्थल, ये सभी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। सामान्य ज्ञान के कुछ टॉपिक डाली गई हैं, तो वहीं से सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वहाँ से आपको बताना है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट पर नियंत्रण के लिए लड़े गए, जो कि हर्ष के बाद शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक था। किसके नियंत्रण के लिए लड़े थे? ये लोग कन्नौज के नियंत्रण के लिए लड़े थे। किसके? कन्नौज के। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए 8वीं सदी में 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, जिसमें प्रतिहारों को सफलता मिली। किसको सफलता मिली थी? प्रतिहारों को सफलता मिली थी। उल्लेखनीय कि हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। किसने? हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ? कन्नौज स्थानांतरित की थी। धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आज की सीरीज के। धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है। आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, या ये बता सकते हैं कितने गलत हुए। ठीक है, धातु के अमलगम में दूसरा तत्व होता है, आपको बताना कौन सा आंसर सही होगा। कार्बन, सोडियम, सोना या पारा? जल्दी से बताइए। धातु के अमलगम में दूसरा तत्व क्या होता है? तो आप कहेंगे पारा होता है। कौन होता? पारा। सिंबल क्या होता है? Hg होता है। पारा का सिंबल क्या होता है? Hg होता है। ठीक है। थर्मामीटर में जो ऊपर की तरफ पाठ्यांक पे चढ़ता है, थर्मामीटर जब आप अपने बॉडी में लगाते हैं तो एक पाठ्यांक पे ऊपर की तरफ चढ़ता है, वो क्या कहलाता है? पारा कहलाता है। पारा आपका क्या है? द्रव है। पारा कैसा होता है? द्रव होता है। ठीक है। पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80 होता है। पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80 होता है, और इसे Hg संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाता है। क्या बनाता है? अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाता है। ठीक। यदि किसी विलयन का pH 2 है, कह रहा है ये pH है, एक कोई विलयन है जिसका pH मान कितना है? 2 है, तो यह है। अब देखिए यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो पहले आप बताइए कि इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। अब मेरी बात समझिए ध्यान से। pH स्केल के द्वारा pH को नापा जाता है। pH नापने के लिए मान लेते हैं कि एक स्केल होता है जिसपे 14 तक के अंक लिखे होते हैं। कितना? 14 तक के अंक लिखे होते हैं। अगर आप संस्कृत से देंगे 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। आप जानते होंगे कितने महेश्वर सूत्र होते हैं? 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। ठीक, तो 14 महेश्वर सूत्र कितने लोगों को याद है? आप बता सकते हैं कि आपको याद है कि नहीं याद है, नीचे कमेंट करके। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस आप कमेंट कर दीजिए हाँ मुझे 14 महेश्वर सूत्र याद है। जिससे क्या बना है? स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति हुई 14 महेश्वर सूत्र से, जो कहाँ से निकले थे? डमरू से। शंकर जी के डमरू बजाने से निकले थे। पाणिनि ने, किसने लिखा था? पाणिनि ने, शायद सही है यही। पाणिनि ने क्या लिखा था? 14 महेश्वर सूत्रों की चर्चा की थी। उसी तरह से 14 यहाँ पे और होते हैं। क्या होता है? pH स्केल होता है। ठीक है, 14 क्या होते हैं? pH स्केल होते हैं। pH स्केल 7 को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। पहले मेरी बात ध्यान से सुनते रहिए, काम देगा। pH स्केल 7 को क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। और 1 से लेकर के 7 तक, 1 से लेकर के 7 तक, 7 नहीं, 1 से लेकर के 7 तक के स्तर को एसिड कहते हैं। एसिड मतलब होता है अम्ल। तो ए फॉर एसिड। और 7 से लेकर के 14 तक, 7 को छोड़ करके 7 से लेकर के, यानी 7 के बाद 14 तक के जो संख्या होगा उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो एसिड मतलब होता है क्षार। अब याद रखिए, अब गलत नहीं होगा। 1 से 7 तक एसिड, 7 उदासीन, और 7 से 14 तक क्या होता है?
जल्दी बता दीजिए। बेस, बेस मतलब क्षार। ठीक, अब क्लियर होगा। चलिए, तो अब जितना ऊपर होगा, जैसे अगर हम यहाँ पे हैं तो ये 7 उदासीन है। अब मेरी बात समझिए, 7 उदासीन है तो 6 वाला थोड़ा सा एसिडिक होगा, 7 वाला 5 वाला थोड़ा एसिडिक और होगा, 4 वाला उससे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक, उससे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? 3 वाला होगा। उससे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? 2 वाला होगा। और उस सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? 1 वाला होगा। तो यहाँ पे पीएच स्केल 2 पूछा जा रहा था, क्या होगा? प्रबल एसिडिक के स्तर में आएगा। ठीक है, किस में आएगा? प्रबल एसिडिक के। किसी विलयन का पीएच मान 7 होने पर वह उदासीन होता है। पीएच मान 7 से अधिक होने पर क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है और 7 से कम होने पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। यदि किसी विलयन में पीएच मान 2 है तो वह प्रबल अम्ल होता है। चलिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? आपको मैंने वैदिक काल पढ़ाया है पीईटी क्लास के लिए, तो पीईटी में बहुत सारे अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, आप में से भी कोई लोग जुड़े होंगे, पीईटी के फॉर्म डाले होंगे। तो पीईटी में हमने आपको पूरा वैदिक काल पढ़ाया है और उस वैदिक काल में हमने आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया था। तो उसमें हमने आपसे बताया था कि जो सबसे प्राचीन वेद है उसे हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। उसके बाद आता उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद के बाद जब उत्तर वैदिक काल आता तो उसमें तीनों वेदों की रचना की जाती, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन ऋग्वेद की जब रचना की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। आप ये भी जानते होंगे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और बालखिल सूत्रों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल सूत्रों की संख्या हो जाती है 1028। बालखिल सूत्रों को भी मिला दिया जाए तो टोटल सूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 1028। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो इनका काल माना जाता है उस काल से कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन बहुत विवादित है। ठीक है, तो उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल होता है उसे हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल होता है उसे हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल में आपके क्या आता है? ऋग्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। कितने सूत्र होते हैं? 1028 सूत्र होते हैं बालखिल सूत्रों के साथ। ऋग्मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई। ऋग्मंडल में 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है, जिसमें सर्वप्रथम शूद्र शब्द का वर्णन किया गया। किसका? शूद्र शब्द का वर्णन किया गया है, यानी शूद्र शब्द शामिल किया गया है। और ऋग्वेद के चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ठीक, तो ये सब प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। भारत में कहाँ सींग युक्त गैंडा मिलता है? आपको बताना सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, जिसमें एक सींग वाला गैंडा कभी पूछता है सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, कभी पूछता काजीरंगा पार्क कहाँ है, काजीरंगा पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आप तो बता ही सकते, काजीरंगा का नाम आ गया तब तो आप बता ही देंगे। काजीरंगा असम, ये तो जानते हैं ना, तो कहाँ पाया जाता है? असम में। ठीक, चलिए, सींग युक्त गैंडा असम में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? असम में मिलता है। इसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। गैंडे की सींग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत महंगी बिकती है। इससे कामोत्तेजक औषधियाँ बनाई जाती हैं, यानी काम होता है। और क्या कहते हैं वो? कामदेव जानते हैं ना, जो आपको भोग विलास की उत्सुकता देते हैं, तो उसे कामदेव कहते हैं। ठीक, कामदेव भगवान हैं, वो आपके अंदर भोग विलास उत्पन्न करते हैं। और बाबा रामदेव उनके जो साधु हैं, कामदेव के साधु कौन? बाबा रामदेव। तो बाबा रामदेव जो उनके साधु, वो क्या सिखाते हैं? योग सिखाते हैं। याद करिए, पतंजलि बाबा रामदेव क्या सिखाते हैं? पतंजलि किसके द्वारा स्थापित की गई? पतंजलि मुनि द्वारा। तो उसको हमसे नहीं मतलब। पतंजलि इस समय जो मार्केटिंग वाली पतंजलि है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव क्या सिखाते हैं? योग सिखाते हैं। और कामदेव क्या सिखाते हैं? भोग सिखाते हैं। तो कामोत्तेजक यानी आपके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, उत्तेजना लाने के लिए औषधि बनाई जाती है। किससे बनती है? गैंडे के सींग से बनती। ठीक है, इसे देखते हुए इनका बड़े पैमाने पर शिकार होता है, जिसके कारण इन्हें मार करके इनके सींग को लेकर के व्यापार किया जाता है। ठीक, एक उदासीन पिंड होता है। एक उदासीन पिंड क्या होता है? आपको बताना कि एक उदासीन पिंड है केवल धनात्मक आवेश, कोई ऋणात्मक आवेश नहीं, गलत है। केवल ऋणात्मक नहीं, ये भी गलत है। ना तो धनात्मक आवेश होगा ना तो ऋणात्मक आवेश होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में। हाँ, ये देखिए सही हो गया। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश बराबर मात्रा। अब जैसे मान लेते हैं कि 5 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं। ठीक, ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं।
क्या है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, 5 लड़के 5 लड़कियां। अब बताओ इसमें कोई ऐसा है जो किसी को डिस्टर्ब करेगा? कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, पांचों 5 अपना एडजस्ट हैं। लेकिन अगर इसमें 4 लड़के होते, 5 लड़कियां होती, तो एक अपने आप को किसी न किसी पे डबल करती, या 4 लड़कियां होती 5 लड़के होते तो एक किसी न किसी पे डबल होता। तो इस तरह से क्या होता, डिसबैलेंस आ जाता। यानी धनात्मक और ऋणात्मक जब बराबर होंगे तो क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, एक उदासीन पिंड में ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में उपस्थित होते हैं। गोवा के दक्षिण का पश्चिम घाट कहलाता है। गोवा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम घाट के बारे में चर्चा हो रही। गोवा के दक्षिण और पश्चिम, गोवा ऑलरेडी पश्चिम में, और उसके दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? गोवा के दक्षिणी तट को क्या कहते हैं? सीधे सीधे कहते हैं गोवा तो ऑलरेडी पश्चिमी घाट में है, और उसके दक्षिण में जो घाट पड़ता है उसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। उसे मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। चलिए, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट मालाबार कहलाता है। यह उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत समुद्र की तटरेखा है। DDT आप बहुत ज़्यादा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, फुल फॉर्म याद है DDT का? DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। अब आपको बताना कि क्या होता है। DDT का आप बहुत छिड़काव करवाते हैं, कहते हैं DDT का छिड़काव कर दो, तो क्या होता है, अपघटनी प्रदूषक होता है। क्या होता है? एक प्रदूषक है। कैसा है? अपघटनी प्रदूषक। कैसा प्रदूषक है? अपघटनी प्रदूषक है। चलिए, DDT, अच्छा फुल फॉर्म आप दिया DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। मैं भी यही बोल रहा था ना, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन एक अपघटनी प्रदूषक है जो मुख्यतः पेस्टिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेस्टिसाइड मतलब कृमि को मारने के लिए, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं इन्हें मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर DDT लोग कहाँ छिड़काव कराते हैं? जब सब्जियां पैदा करते हैं। आप ये बरसात हो रही ना, तो बरसात के बाद उत्तर प्रदेश में मोस्टली सभी जिलों में बारिश हो रही, जहाँ नहीं हो रही वो लोग जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक, आपके लिए इनाम था। तो जहाँ पे लगभग सब जगह बारिश हो रही, तो क्या हुआ, किसान की फसल लगभग खराब हो गई। इसमें समय बहुत सारे कीड़े मकोड़े उड़ते हैं। अब ये कीड़े मकोड़े क्या काम करते हैं, ग्रासों पर आ जाते हैं, टिड्डा जिसे कहते हैं, आप हरे हरे होते हैं। ठीक है, अब आपसे यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसीलिए बात हम बढ़ाते नहीं, प्रश्न आ जाता है। तो ग्रासोपर में आपसे पूछ लिया जाता है श्वसन कहाँ से होता है, तो आप कहेंगे ट्रैकिया से होता है। ठीक है, तो उसमें क्या पाए जाते हैं, स्पेरिकल पाए जाते हैं। ग्रासोपर जैसे होता है ना, ये टिड्डा सुग्गा जो आता है, इसके पीछे ऐसे एक बड़ा पंख निकला रहता है, इसी में क्या पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्पेरिकल कहते हैं। इसी के माध्यम से शोषण करता है। ठीक, तो चलिए बाद में देखते हैं। तो स्पेरिकल के माध्यम से करता है। तो बात यहाँ हो रही थी कि ग्रासोपर अब ये सब जाके क्या करते हैं, पालक की पत्तियों को खा जाते हैं। पालक क्या है, आयरन का बहुत बड़ा सोर्स है। आयरन के लिए लोग पालक खाते हैं, बॉडी में आयरन मिलता है। ब्लड में आयरन की कमी से क्या हो जाता है, ब्लड में आयरन की अगर कमी हो जाती है तो आपको एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या है, एनीमिया। कौन सा रोग है, एनीमिया हो जाता है। तो आप विटामिन B12 खाने लगते हैं। तो एनीमिया से बचने के लिए आप क्या खाते हैं, पालक खाते हैं। अब पालक जब आप मार्केट से खरीद कर लाएंगे, अब किसान बेचारा क्या करे, खेत में पानी लग गए, कीड़े उड़ जा रहे हैं, उड़ के आके कहीं से खा लेता है, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है, खेत में कीड़े पड़ने लगते हैं, उसी चक्कर में सब आते हैं, पक्षियाँ आ जाती हैं छोटी छोटी। अब क्या करता है, वो DDT का छिड़काव करवा देता है, जिससे क्या होता है, वो तो मर जाते हैं। कौन मर जाता है, जो टिड्डे खाएंगे वो मर जाएंगे, या छोटे मोटे जो पेस्ट लगे होंगे वो मर जाएंगे, पेस्ट मरेंगे। एक चेन आप पढ़ेंगे जब हम लोग अभी जब क्लास करेंगे, तो क्लास में हम आपको बताएंगे एक चेन होता है बायोमैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं उसे, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में ही आपके खाद्य श्रृंखला में बताया जाएगा, खाद्य श्रृंखला में जो प्रोड्यूसर होता है वहाँ से लेकर के और टॉप कार्निवोरस तक जहर की मात्रा जो फैलती जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। कैसे मैनेज होता बताएंगे। तो अब क्या हुआ कि वो जब आप पालक को उबालते हैं ना, तो पालक जब उबाल रहे हैं, बना रहे हैं सब्जी, तो प्लेट हटाइए। प्लेट हटाएंगे ना तो वहाँ से ऐसी महक आएगी जैसे दवा की महक आ रही। वो कैसी दवा है, वो वही DDT है। ठीक, और हमारे स्वास्थ्य पे भी असर डालती है, हमारे स्वास्थ्य पे भी नुकसान पहुँचाती है। तो DDT, एक सेकंड, ये क्या हो गया, एक सेकंड। अच्छा चलिए, DDT क्या है, पेस्टिसाइड। क्या है, पेस्टिसाइड। चलिए एक सेकंड, क्या हो रहा है भाई, हाँ। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, ये तो आप जानते हैं, बहलोल लोदी। कौन, बहलोल लोदी ने की थी। सैयद वंश का
कर बहलोल लोदी ने सैयद वंश का अंत कर बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की थी। यह वंश 1526 ईस्वी तक सत्ता में रहा। ठीक है, लगभग कितने दिन रहा था? लगभग 75 साल सत्ता में रहा और सफलतापूर्वक शासन किया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? रिलेटेड क्वेश्चन मिल गया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी से बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और उसी के साथ लोदी वंश का क्या हो गया? अंत हो गया, समाप्त हो गया। तो संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। और अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। हो गया। इसे अकबर ने मार दिया और बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? लोदी वंश समाप्त हो गया। चलिए, निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषक के सूचक के रूप में काम करता है? यानी ऐसा कौन सा जीवाणु है जो जल के प्रदूषण को बताता है कि जल प्रदूषित है कि नहीं है? आप बताइए। सूचक है जल प्रदूषण का सूचक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल प्रदूषण का सूचक बताना है आपको। जल्दी बता दीजिए कौन सा है। तो कोलीफार्म है। कौन है? कोलीफार्म है, जीवाणु है, कोलीफार्म जीवाणु है। पेयजल में कोलीफार्म जीवाणुओं की अधिक संख्या में मौजूदगी जल प्रदूषण के सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कक्षा 8 का एक विद्यार्थी एक मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए एक प्रयोग करता है। प्रयोग के तरीके की सारणी दी गई है। आ और ब क्रमशः क्या होंगे? चुंबक ले लेता है, ठीक, आ और बा में। उसके बाद निस्यंदन होता है, फिर बा में बताना है। यानी आ और बा में वो किसको किसको अलग करेगा, ये आपको बताना है। लोहे की कील और तथा बालू, लोहे की कील एवं चीनी। आगे बढ़ जाते हैं। लकड़ी के टुकड़े और बालू, और दूसरा है स्टेनलेस स्टील व चीनी। तो पहला ही देखिए, पहले में क्या करता है? चुंबक लगाएगा तो जो लोहे की कील होगी तो वो चुंबक से खिंच जाएगी। अब बालू है, बालू क्या होगी? निस्यंदन, मतलब नीचे बैठ जाएगी और बालू अलग हो जाएगी। नमक का जल, यानी नमक तो पानी में घुला रहेगा और नमक और पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था जी? लुम्बिनी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में 563 ईस्वी में हुआ था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ से क्या बन गए? बुद्ध बन गए। ठीक, संन्यास लिए, गृह त्याग किए। गृह त्याग करने के बाद क्या हो गए? सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए और हम लोग बुद्धू हो गए। ठीक, हमने चीन को क्या दिया है? बुद्ध दिया है। चीन में पूरा बौद्ध धर्म माना जाता है और चीन कमीना ऐसा है कि रोज़ हमें युद्ध देता है। मतलब पहले चीन को अशुद्ध माना जाता था, कोई चीन के यहाँ जाता नहीं था। ठीक, चीन अशुद्ध माना जाता था। कोई समुद्र पार चला जाता था तो उसे फिर भारत में आने के लिए अशुद्ध मान लिया जाता, तो वो अशुद्ध हो गया। अब हमने अपना बुद्ध दे दिया, तो बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? उत्तर प्रदेश के। कहाँ पे? लुम्बिनी में। अब हमने इनको दे दिया बुद्ध को, चीन को। चीन बुद्धिमान हो गया और हम बुद्धू हो गए। ठीक, गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। आपने वो कविता भी पढ़ी होगी, माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, तू है हठी मान धन मेरे, सुनो पवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभ मनमानी, जहाँ सुरभ मनमानी, हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। आपने पढ़ा होगा बचपन में, तो प्राइमरी की एनसीईआरटी किताबें पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये सब याद रखा करिए। तथा माता का नाम क्या था? कोली गणराज्य की पुत्री थी। ठीक, कन्या थी। चलिए, कोणार्क मंदिर, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जल्दी से बताइए। सूर्य देव का मंदिर है कोणार्क में। कुछ लोग कहते हैं सोने का बना है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर आपने दक्षिण भारत की कई मूवी में देखा होगा, कई बार चर्चा की गई है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे? कोणार्क का मंदिर कहाँ पे? उड़ीसा में। कोणार्क के विशाल सूर्यदेव का मंदिर उड़ीसा में अवस्थित है। इसे काला पैगोडा, इसे क्या कहते हैं? काला पैगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण 13वीं सदी में नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने कराया था। किसका निर्माण कराया था? किसका? जल्दी बताइए। सूर्य मंदिर का किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। संतुलित समीकरण आपको बताना है। अरे ये क्या आ गया? संतुलित समीकरण AlBNaOH प्लस CH2। अच्छा, ये आपको संतुलित करना है। अरे भाई, ये सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे वीडियो वाले क्लास में, इसमें नहीं, छोड़ दीजिए इसको। उसमें जब करेंगे ना, क्लास करेंगे तो उसमें उसको करेंगे। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? याद रखिएगा, यहाँ पे नहीं लिखा गया है। मौलिक
उदाहरण नहीं, बस नहीं को याद रखिए। बिहार के श्रमिकों का पंजाब में रोजगार तलाशना, ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना करना, समान पद पर कार्य कर रहे महिला और पुरुषों को समान वेतन प्राप्त करना, बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना। कह रहा कौन सा मौलिक अधिकार के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है। कह रहा बच्चों द्वारा अपने पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना यह मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं है। प्रश्नगत विकल्पों में बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकार पाना मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। ठीक। रासायनिक अपक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? रासायनिक अपक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही आपको ये बताना है। रासायनिक अपक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। सभी रासायनिक परिवर्तनों के दौरान ऊर्जा अवशोषित होती है। रासायनिक अपक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता रहता है। उपर्युक्त सभी तो रासायनिक अपक्रियाओं में रासायनिक का टूटना और रासायनिक बंधों का टूटना और बनना होता रहता है। रासायनिक अपक्रियाओं में रासायनिक बंधों का टूटना या बनना होता है। किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा उसी अपक्रिया से बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है। प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? संवेदांग के द्वारा, मेरुदंड मेरुरज्जु द्वारा और मांस के द्वारा। संवेदांग, मेरुरज्जु और मांसपेशी के द्वारा निर्माण होता है। प्रतिवर्ती क्रिया में संवेदांग से अपवाहक ऊतक पेशियों तक एक चापनुमा तंत्र की प्रेरणा परिपथ स्थापित होता है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यह संवेदांग मेरुरज्जु मांसपेशी द्वारा बनता है। जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था? जर्मनी के एकीकरण के पीछे किसका दिमाग था? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। बिस्मार्क का। किसका था? बिस्मार्क का था। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण के पीछे बिस्मार्क का दिमाग था। वह अपने समय का बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने अपने जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है? क्या थी, मतलब अब तो आपका थी हो जाएगा, ये उस समय का पेपर है तो क्या है वो हो गया। ठीक, तो जल्दी से बताइए क्या है। 21 की जनगणना का रिपोर्ट बहुत जल्द ही अगर आ जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा। कितना था? 382। कितना था? 382। चलिए, यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काटा जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या कितनी होगी? 4 टुकड़ों में काट दिए तो ध्रुवों की संख्या बतानी है। ध्रुवों की संख्या 4 दूनी 8 हो जाएगा। एक छड़ में 2 ध्रुव, तो 4 छड़ में 4 दूनी 8 ध्रुव हो जाएंगे। और क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 में भारत का स्थान क्या था? ये तो बड़ा पुराना पूछ लिया गया भाई। 2010 में भारत का 119वां स्थान था। इसको छोड़ देते हैं, नया पूछा जाएगा। माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में रहा दांतेवाड़ा। एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। अवस्थित है दांतेवाड़ा कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे अवस्थित है दांतेवाड़ा? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। दांतेवाड़ा भारत के छत्तीसगढ़ प्रांत में अवस्थित है। यह अक्सर नक्सलियों व माओवादी आक्रमणों के कारण समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहता है। जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है। जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सुविधाओं में। यही कारण है भारत में शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाएं ये सभी क्या हैं? जल्दी बताइए। मानव पूंजी बन जाता। मानव कब पूंजी बन जाता है? जब उस पर निवेश होता है। भारत सरकार द्वारा शिक्षा फ्री है, स्वास्थ्य फ्री है और प्रशिक्षण भी आपको फ्री दिया जाता है। आपने देखा होगा कौशल योजना के अंतर्गत आपको प्रशिक्षण भी फ्री दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो मानव क्या होता है? एक पूंजी के रूप में डेवलप होता है, यानी मानव का विकास होता है और वो मानव कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल कहलाता है, मानव पूंजी कहलाता है। जनसंख्या का निवेश जब शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में होता तो वह मानव पूंजी बनकर के तैयार होता। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाऊं इसे। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है कोई और एक व्यक्ति है। ए भाई साहब मान लेते हैं कि किसान है और ए भी किसान है। ठीक, इन्होंने जो पैसा अर्न किया उस पैसे को कहाँ पे लगाया? उन पैसों को इकट्ठा करके इन्होंने बैंक में जमा किया और एक पूंजीपति बन करके, एक ट्रैक्टर लेकर के, एक कंबाइन लेकर के एक बिजनेसमैन बन गए। धीरे धीरे एक किसान किस में कन्वर्ट हो गया? बिजनेसमैन बन गया। लेकिन इसने सबसे बड़ी गलती की, अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिला। अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दिलाई। एक खुद अनपढ़ था और इसका बच्चा भी क्या हुआ? अनपढ़ हो गया
और इसने क्या किया कि इसने अपने बच्चे को क्या सिखाया, बिजनेस सिखा दिया। वो ट्रैक्टर चलाना जानता है, कंबाइन चलाना जानता है, उसके पास बहुत सारी मशीनरी से वो उपयोग करना जानता है। एक किसान बेचारा किसी तरह से परिश्रम करके अपने बच्चे को शिक्षित बना दिया। क्या बना दिया? शिक्षित बना दिया। अब इसका बच्चा जो है अभी तैयारी कर रहा है किसमें? 2021 के टीईटी एग्ज़ाम की। 2021 के टीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। लेकिन इनका बच्चा इतनी की उम्र का है, मान लेते हैं 22 साल उम्र इसकी है और 22 साल इसकी भी उम्र है। ये कम से कम महीने का 40 से 50 हज़ार रुपया कमा रहा है। लेकिन ये भाई साहब अभी बैठ करके इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, प्रयागराज में। अब हुआ क्या, एक साल अंतर हुआ, 2022 आता है। कौन आता है? इसी के साथ कलर बदल लेते हैं। कौन आता है? 2022 आता है। अब देखिए अभी क्या था, अभी बिजनेस कैपिटल था, अभी बिजनेस पूंजी थी। लेकिन ये किसान बेचारा परिश्रम करके अपने बच्चे को पैसा दे दे करके पढ़ा रहा था। 2022 का समय आता है और यह बच्चा शिक्षक बन जाता है प्राइमरी का। क्या बन जाता है? प्राइमरी का शिक्षक बन जाता है। और इसकी पोस्टिंग अपने गांव वाले ही, अपने ज़िले के गांव वाले विद्यालय पे या दूसरे ब्लॉक के विद्यालय पे हो जाती है, जिससे एक घर से अप डाउन कर सकता है। अब इसके महीने की सैलरी आने लगी, मान लेते हैं 50,000, 40,000 इसके महीने की सैलरी आने लगी। अब ये 40,000 ये भी कमा रहे थे, 40,000 ये भी कमा रहे थे। ये हो सकता है और अपना बिजनेस बढ़ा करके 1 लाख रुपये महीना कमाएंगे। इसका भी बिजनेस कुछ दिन में बढ़ेगा, ये भी 1 लाख रुपये महीना कमा सकता है। लेकिन इसके पास पूंजी से अब ये चाहे तो अपने पूंजी को इन्वेस्ट करके, नौकरी पा चुका है, अब अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करके ये भी ट्रैक्टर लगा सकता है, कंबाइन ले सकता है, ये सब चीज़ें कर सकता है। इनका बच्चा जीवन में कभी शिक्षक नहीं बन सकता। बी वाले का बच्चा कभी जीवन में शिक्षक नहीं बन सकता, लेकिन ए वाले का बच्चा जीवन में कभी भी बिजनेस कर सकता है। इसलिए बच्चों को शिक्षा देना अति आवश्यक है। अगर आपका बच्चा शिक्षित होगा तो एक ना एक दिन वो अपनी पूंजी को प्रिपेयर कर लेगा, अपनी पूंजी को जरूर वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो इसे ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छी तरह से अब समझ गए होंगे। भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पेंदे की बाहरी सतह काली हो जाती है, जिसका अर्थ क्या कह रहा है? जब भोजन आप पकाते हैं तो उसके जो बाहर की परत होती है, पकाते समय उसका जो पेंदा होता है वो काला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। ईंधन क्या हो रहा है? पूर्ण रूप से जल नहीं रहा है। जैसे आपने गैस में भी देखा होगा, कभी कभी गैस में क्या होता है, पानी की मात्रा आ जाती, ठीक है। तो अब पानी मिला हुआ या गैस का सही से प्योरिफिकेशन नहीं हुआ तो गैस क्या होता है कि लाल लाल फ्लेम आती लगती है। अगर गैस से कैसी फ्लेम निकलती है? ब्लू, नीली। लेकिन कभी कभी उसमें से लाल फ्लेम निकलने लगती और आपका बर्तन नीचे जहाँ फ्लेम लगती, ज्वाला लगती है, वहाँ पे क्या होता है? काला पड़ने लगता है। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि ईंधन जो है सही तरह से जल नहीं रहा है। जो ईंधन है पूर्ण रूप से जल नहीं रहा है। या लकड़ी है, लकड़ी जब पूरी तरह से जलेगी तो नीचे बर्तन में उतना ज़्यादा धुआं नहीं होगा, वो काला नहीं करेगा, ठीक है। वो जलेगी, लाल हो सकता है, काला नहीं होगा। लेकिन वही अगर वो सिर्फ धुआं करे तो आपका बर्तन क्या हो जाता है? काला हो जाता है, ठीक है। भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन की पेंदी यानी जो बॉटम होता है, नीचे का तलवा जहाँ पे फ्लेम लगती, ज्वाला लगती है, कि बाहरी सतह काली हो जाती है। इसका अर्थ यही होता है कि ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। पैंक्रियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक ग्रंथि है, ठीक है। इसे हम लोग मिश्रित ग्रंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथ कहते हैं। मिश्रित ग्रंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों काम करती है, हार्मोन का भी श्रावण करती है और एंजाइम का भी श्रावण करती है, ठीक है। अब बताना है कि पैंक्रियाज में होती हैं, क्या होती हैं, पैंक्रियाज में क्या होती हैं। तो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, ठीक। पैंक्रियाज या अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। या मानव की शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसमें लैंगरहैंस की कोशिकाओं की बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन और डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। एक ताजा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है। एक ताजा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है, लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है। इसका उदाहरण क्या है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ताजा अंडा आप लाइए, उसे पानी में डालेंगे, डूब जाता है, लेकिन जब वो नमक का संतृप्त विलयन होगा तो उसमें वो डूबता नहीं। आपको बताना क्यों? नमक के पानी का उच्च घनत्व हो जाता है। नमक के पानी का घनत्व क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। एक ताजा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है, लेकिन नमक के पानी के घनत्व उच्च होने के कारण उसमें संतृप्त विलयन में तैरता रहता है। निम्न में से किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है? किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है? ये प्रश्न तो इस साल पक्का आने वाला, 2021 में ये प्रश्न आने वाला। और ये शुद्ध बात है कि इसके पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है।
तो याद कर लीजिए 2021 का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मित्र छोड़ के भाग गए होंगे, पूरा प्रैक्टिस पेपर नहीं किए, उनके लिए नुकसानदायक, आप जरूर नोट करके रख लीजिए कि किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है। ये प्रश्न आया है और इस बार 100% आएगा। नोट कर लीजिए क्या होता है, KClO3 और MnO2 के साथ गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है। यह प्रश्न 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में, इसे आप नोट करके रख लें, चूंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस साल ऑक्सीजन सिलेंडर की महामारी देख ही लिए हैं आप, इसलिए पूछा पक्का जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन होगा ये, आप इसे नोट करके रखें। निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? संविधान सभा के सदस्य थे, अच्छा 4 लोग दिए गए, इसमें से एक ही थे, रणबीर सिंह हुड्डा। ठीक, रणबीर सिंह हुड्डा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक गेंद किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है तथा 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है। तो कह रहा है एक गेंद को कोई फेंकता है, 50 मीटर ऊंचाई तक जाती है, वहां से फिर लौट आती है। तो बताइए आप इसका कुल विस्थापन कितना होगा? विस्थापन शून्य हो जाता है। विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की निम्नतम दूरी होती है। यह एक सदिश राशि। यदि एक गेंद को किसी वेग से ऊपर की ओर उछाला जाए और वह 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आए तो उसका कुल विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। मुझे उम्मीद है कि आज की श्रृंखला में 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो रिपीट हो सकते हैं। आप इसे मन से पढ़े होंगे, उनको नोट भी करेंगे अपने कॉपी पे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट श्रृंखला में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।